हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का कक्षा 9 के विज्ञान का फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है बल तथा गति के नियम, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। 1 शॉट करेंगे, पूरा चैप्टर एक ही क्लास में क्लियर कर देंगे, वो भी क्वेश्चन के साथ। महत्वपूर्ण जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसके साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्या सभी लोग तैयार हैं। और आपका जो पहला चैप्टर है गति चैप्टर, वो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं 1 शॉट उसका, वो आप देख सकते हैं जाकर जो नहीं देखे हैं। और दूसरा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, घंटी वाला जो सिंबल दिख रहा है ना, उसको दबा दो। जितना जोर से दबाओगे क्लास को चालू होते ही, क्लास आने से पहले आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसका। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि आपने अभी क्लास को लाइक नहीं किया वीडियो को, तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके, तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग बल तथा गति के नियम हैं। ठीक है, गति पढ़े थे, अब हम लोग को बल और गति के नियम पढ़ना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे भाई, सबसे पहला टॉपिक देखिए हम लोग बल देखेंगे। ठीक है, फोर्स। व्हाट इज बल, बल क्या है। अब देखिए बल है क्या भैया, अगर हम बात करें बल की, फोर्स की, तो देखिए बल क्या है हमारा। बल एक प्रकार का बाहरी कारक है ना, वस्तु के बाहर से बाह्य कारक है, वस्तु के अंदर ने उसके किसी और भाग से, वस्तु के बाहर से, वातावरण से या किसी और वस्तु द्वारा उस पे एक क्या है, एक्शन किया गया है, एक क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, वस्तु का आकार या स्थिति परिवर्तित तो हो जाता है या तो परिवर्तित करने का प्रयास करता है। देखिए कभी कभी हम बल लगा के वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर बेंच पे, टेबल पे किताब कापी हो, उसको हम आसानी से बल लगाएंगे, थोड़ा सा उसका स्थान बदल देंगे, आकार बदल देंगे। लेकिन अगर हम पूरे घर को, दीवार को अपने हाथ से फोर्स लगाना चाहें तो क्या करेंगे, वहां पे हम केवल प्रयास कर सकते हैं उसका स्थिति बदलने का, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर बल क्या करता है, वस्तु का आकार, स्थिति बदल देता है, कामयाब हो जाता है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, केवल बदलने का प्रयास करता है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए बल वह बाह्य कारक है, हम कहेंगे भैया बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर देता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो देखिए यह बल है हमारा, कि बल एक प्रकार का बाह्य कारक है। ठीक है, जो किसी वस्तु की स्थिति क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, या तो कभी कभी क्या होता है, परिवर्तित कर नहीं पाता है, केवल परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अब जैसे ट्रक है, ट्रक बड़ी गाड़ी है, रुकी है, अब क्या हम उसको बल लगा के धक्का दे सकते हैं एक अकेले, नहीं दे सकते भाई, वहां केवल प्रयास कर सकते हैं। अब वही छोटी गाड़ी है, ठेला है सब्जी बेचने वाला, उसको आसानी से धक्का देके हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो कभी कभी परिवर्तित कर देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बल। क्या हो गया, बल। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है। देखिए पहले तो हम देखिए बल लिख लेंगे, बल क्या है, बल अदिश है कि सदिश। अब बताइए बल कौन सी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश। तो यह देखिए भैया एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रक अगर इसके मात्रक की बात करें हम लोग,
तो देखिए मात्रक बहुत अच्छा है भैया, इसका न्यूटन है। क्या है? न्यूटन या डाइन, डाइन होता है। क्या होता है भैया? न्यूटन या डाइन होता है। ठीक है, अब डाइन मतलब वो डाइन मत समझ लेना, लड़कियों वाला डाइन, उसको डायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायन। ई डाइन अलग है। ठीक है, ई बल का जो मात्रक है, मापने का जो एक छोटा मान है, उसको डाइन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, 1 न्यूटन बराबर देखिए क्या होगा। देखिए हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहे देखिए, तो 1 न्यूटन बराबर कितना देखिए आ जाएगा हमारा, देखिए 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम बात करें एक डाइन की, एक डाइन, तो एक डाइन बराबर देखिए क्या आ जाएगा भैया, 1 सेंटीमीटर, पहले तो देखिए यहां पे ग्राम आ जाएगा ना, 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। और 1 न्यूटन बराबर कितना आ जाएगा भैया, देखिए हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन। कितना आ जाएगा भैया? 10 घाते 5 डाइन। 1 न्यूटन क्या होता है? 10 घाते 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? देखिए बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। और बल एक क्या है? सदिश राशि है। इसका मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक, तो क्या होता है? न्यूटन या डाइन होता है। न्यूटन जो होता है देखिए, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन है। अगर यही ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में आ जाएगा तो इसे डाइन बोलेंगे। 1 न्यूटन में 10 घाते 5 डाइन होता है। क्या होता है? 10 घाते 5 डाइन। क्लियर है? ये बल हो गया ना, ये हमारा पहला हेडिंग था, बल। बल क्या होता है? अब हम क्या देखेंगे? बल के प्रभाव। देखिए यहां ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है, प्रभाव वाला। मैं एक लाइन में समझा रहा हूं, आप पूरा 4 लाइन लिखेंगे परीक्षा में जाके। ठीक है, बल के प्रभाव। अब याद रखिए, आप किसी भी क्लास में हैं, अगर उस बारे में जानते हैं तो उसका प्रभाव पूछता है तो समझाएंगे 1 लाइन और आप लिखेंगे 4 लाइन परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए बल के प्रभाव मतलब किसी भी चीज का जब प्रभाव पूछता है ना, तो वहां पे हमको माइंड अपना ये लगाना है, प्रभाव का मतलब कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। जो जो काम कर सकते हैं वही वही लिख देंगे, 4-5 पॉइंट, वही क्या हो गया? उसका प्रभाव हो गया। जैसे हम बल से क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु पे बल लगा के हम उसकी स्थिति बदल सकते हैं, 1 पॉइंट हो गया। बल लगाकर हम वस्तु का आकार बदल सकते हैं, किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं, 2 पॉइंट हो गया। बल लगाकर किसी वस्तु की गति और उसकी दिशा बदल सकते हैं ना, उसकी गति और दिशा दोनों बदल सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे 2-3 पॉइंट। पहला क्या लिखेंगे? देखिए बल द्वारा वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर सकते हैं भैया बल द्वारा। बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे? देखिए बल द्वारा क्या कर सकते हैं? वस्तु का आकार बदल सकते हैं। वस्तु का आकार बदल सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? देखिए भैया हम बल द्वारा वस्तु
की गति तथा दिशा बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, ये तीसरे पॉइंट में देखिए ना, हम ना 2-3 पॉइंट समझेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या समझेंगे, देखिए एक पॉइंट हम समझेंगे कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है और अगर हम उसके गति के दिशा में ही बल लगा देते हैं, जिस दिशा में वह गति कर रही है उसी दिशा में हम बल लगा देते हैं भैया, तो उसकी गति क्या होगी, बढ़ जाती है, गति तेज हो जाती है ना। कोई बच्चा है साइकिल चलाते हुए जा रहा है, उसको पीछे से और धक्का दे दो आगे को, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये तो पहला है। अगर हम उसका गति के विपरीत दिशा में बल लगा देते हैं तो उसकी गति कम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी। ठीक है, या तो उसका दिशा ही विपरीत हो सकता है ना। कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, साइकिल चला के आगे जाना चाहता है, आप उसका साइकिल पकड़ के पीछे खींच रहे हैं, तो या तो उसकी गति कम हो जाएगी या तो जीरो हो जाएगी, या तो वो उल्टा ही जाने लगेगा। और किसी वस्तु के लंबवत बल लगाने पर क्या होता है, कोई वस्तु चल रहा है, उसके लंबवत 90 डिग्री पर बल लगा दे, उसका गति और दिशा दोनों बदल जाता है। जैसे तालाब में कोई तैर रहा है ना, एकदम समतल पे तालाब के सतह पे तैर रहा है और ऊपर से छलांग लगा के कूद दिया, उसके ऊपर कूद जाओगे, क्या होगा, डूब के मर जाएगा ना। डूब के मरने से पहले क्या होगा, देखिए वो चलता रहेगा इस दिशा में सीधे, जैसे ही ऊपर से कूदेंगे ना, इसका दिशा ये हो जाएगा, इधर गति करने लगेगा ऐसे कूदने पर, तो उसकी गति और दिशा दोनों बदल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, बल का प्रभाव हो गया। हमारे हिसाब से बल के प्रभाव में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बल के प्रभाव में हम वही पॉइंट पढ़ने हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। बल का प्रभाव पढ़े, बल से क्या क्या कर सकते हैं। ताप का प्रभाव पूछ रहा है तो ताप से क्या क्या कर सकते हैं, वस्तु का द्रवावस्था से गैस में बदल सकते हैं, ठोस से द्रव में बदल सकते हैं। जो जो काम कर सकते हैं वही कर सकते हैं ना, वही लिखेंगे ना। प्रभाव मतलब कि हम उससे क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया, देखिए बल के प्रभाव हो गया। क्या हो गया भैया, बल के प्रभाव। अब हम क्या देखेंगे, देखिए बल के प्रकार देखेंगे, बल के प्रकार। ठीक है, बहुत देखिए सिंपल सा है, एकदम सस्ता सस्ता है परिभाषा। देखिए बल के प्रकार, ठीक है, बल के प्रकार। अब देखिए बल के प्रकार में क्या होता है भैया, बल का प्रकार देखिए हमारा 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम हिंदी में कहें तो हम लोग क्या कहेंगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स ना। बल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। तो देखिए हम लिखेंगे बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बल क्या होते हैं भैया, 2 प्रकार के होते हैं। अब दोनों को देखिए हम परिभाषित कर देते हैं। पहला जो प्रकार है इसको बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं भैया, संतुलित बल। अब मुझे पता है कि सारे बच्चों के मन में जब संतुलित सुन लिए ना, तुरंतवा दिमागवा में बैठ गया होगा, एक संतुलित है तो दूसरा असंतुलित होगा ही होगा ना। तो सही बात है, दिमाग में आया है आपके तो सही बात। बच्चों के दिमाग में कभी गलत चीज नहीं आती है, संतुलित है तो असंतुलित ही होगा। अब देखिए दोनों को पहले हम समझ लेते हैं, फिर नोट करेंगे। संतुलित में क्या होता है, कभी कभी देखते हैं 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं भैया, और एक ही चीज को क्या करना चाहते हैं, एक ही चीज को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो क्या होता है, कंडीशन 2 होता है, या तो वस्तु दोनों के बीच में रह जाती है, या तो क्या होता है किसी एक के पास चली जाती है। जब वस्तु जब तक बीच में है, दोनों के बराबरी में है, तब तक तो भैया संतुलित है, दोनों का बल बराबर है। और जब यदि वस्तु किसी एक के पास चली जाती है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसका बल अधिक हो गया भैया, दूसरे का बल कम हो गया, तो असंतुलित हो गया। अब जैसे 2 दोस्त हैं, एकदम पक्के दोस्त हैं, अब क्या कर रहे हैं, एक ही लड़की को दोनों पसंद करने लगे। अब या तो दोनों छोड़ दें, संतुलित में रहें, या तो कोई एक लड़की से फ्रेंडशिप कर ले, दूसरे का न हो भाई ना, जिसका बॉन्ड पक्का रहेगा।
आजकल तो है ना कि उससे फ्रेंडशिप करने के लिए अच्छा अच्छा खर्चा करो, अच्छे अच्छे काम करो, फिर वो ऑटोमेटिक बात करेगी। तो जिसके पास ज्यादा रहेगा खर्चा करने के लिए सब, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसका बल अधिक हो जाएगा, फोर्स। तो संतुलित में बराबर होता है, किसी के पास नहीं जाता है, बीच में रहता है। तो देखिए हम लिखेंगे जब एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों तब नहीं लिखिए, और उनका परिणामी क्या हो, उनका परिणामी शून्य हो, तो इसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं भैया, संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, तब इसे संतुलित बल कहते हैं। जब एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित बल। अब देखिए दूसरा इसी का विपरीत हो जाएगा भैया। दूसरा जब हम देखेंगे तो इसी का उल्टा कर देंगे, असंतुलित। असंतुलित में क्या रहेगा भैया, देखिए असंतुलित में यह रहेगा कि इसका परिणामी जीरो नहीं होता है। जीरो से कम या अधिक कुछ भी हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। जीरो से कम हो सकता है, जीरो से अधिक हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो हम देखिए कहेंगे जब एक ही वस्तु पर कार्य कर रहे दो या दो से अधिक बलों का परिणामी शून्य न हो तो इन्हें असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं ना। जब परिणामी क्या हो, शून्य न हो। शून्य रहेगा तो संतुलित, और परिणामी यदि शून्य नहीं होता है तो क्या होता है, असंतुलित होता है। ये हमारा हो गया भैया संतुलित और असंतुलित बल। क्या हो गया, संतुलित तथा असंतुलित बल। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जब हम देखेंगे उदाहरण, जैसे में देखिए भैया, जैसे में देखिए एक ही वस्तु को दो लोग अपनी तरफ खींच रहे हों, यदि वस्तु किसी के पास न जाए, वस्तु किसी के पास न जाए तो संतुलित और यदि वस्तु किसी एक के पास
किसी एक के पास चली जाए तो असंतुलित होगा, असंतुलित। ठीक है, देखिए मैंने दोनों का उदाहरण एक साथ बता दिया भैया, संतुलित का असंतुलित का। यदि एक वस्तु है, एक ही वस्तु को दो लोग अपनी ओर खींच रहे हैं, एक जैसे मार्कर है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है। अगर वस्तु बीच में ही रह जाए, ना तो इधर वाले के पास जाए ना इधर, वस्तु बीच में रह जाए, किसी के पास नहीं जाए, इसका मतलब दोनों का बल बराबर है, तो यह संतुलित बल होगा। और यदि कोई एक वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है तो उसका बल अधिक हो जाएगा, मतलब बराबर नहीं हुआ, ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया, संतुलन बिगड़ गया। तो ये देखिए हो गया हमारा संतुलित और असंतुलित बल। अब हम क्या देखेंगे, न्यूटन के गति विषयक नियम देखेंगे भैया। क्या देखेंगे, न्यूटन के गति विषयक नियम देखेंगे। चलिए बहुत सही, तो देखते हैं भैया न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम देखिए क्या क्या है। न्यूटन के गति विषयक देखिए ना, 3 नियम है। कितने हैं भैया, 3 नियम है। न्यूटन के गति विषयक कितने हैं नियम, देखिए 3 नियम है। ठीक है, पहला देखिए है जड़त्व का नियम। ठीक है, पहला देखिए हम कहेंगे जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम देखिए क्या भैया, प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम के अनुसार देखिए क्या होता है, यदि कोई वस्तु क्या है, देखिए विरामावस्था में है, या तो मैं पहले तीनों का ना नाम ही लिख देता हूं। देखिए पहले मैं तीनों का ना नाम ही लिख देता हूं। जड़त्व का नियम हो गया। दूसरा किसका रहेगा, देखिए दूसरा रहेगा देखिए बल का नियम। किसका, बल का नियम। और तीसरा देखिए क्या रहेगा भैया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये 3 नियम है न्यूटन के भैया, और इस चैप्टर में तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इनको मैं एक एक करके समझा रहा हूं, फिर नोट करवा रहा हूं। इसको आप अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत काम देगा, यहाँ भी काम देगा, आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी आपको साइंस में ये काम देता रहेगा। तो इसको आपको एकदम नोट करके अच्छे से समझ लेना है। चलिए हम पहला देखिए लिखते हैं भाई प्रथम नियम ना, हम पहले डाल देते हैं देखिए जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। अब चलिए बताइए जड़त्व का नियम क्या होगा। देखिए जड़त्व के नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि कोई वस्तु ना विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति के अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। तो देखिए यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। तो विरामावस्था में ही रहेगी। और यदि गति अवस्था में है, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। गति अवस्था में ही रहेगी जब तक
उस पर बाहर से बल न लगाया जाए। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में एक जगह रुकी है तो रुकी ही रहेगी, और यदि गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से बल न लगा दिया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, गलत पढ़ा रहे हैं, हम गेंद को फेंकते हैं बल नहीं लगाते हैं, फिर भी गेंद क्या होता है, रुक जाता है ना एक मिनट के बाद। भैया काहे रुक जाता है, देखिए जब वो फर्श पे चलता है जमीन पे तो उस गेंद के तल और जमीन के तल के बीच क्या होता है, घर्षण लगता है, घिसता है, घर्षण बल के कारण वो क्या होता है, रुक जाता है। और अगर आप यदि ये कहना चाहेंगे कि नहीं सर उसको हवा में फेंकते हैं तब भी तो रुक जाता है, फर्श पे नहीं फेंकते हैं, तो उसके लिए देखिए कि हवा का जो घनत्व है वो गेंद की अपेक्षा कम तो है, इसलिए गेंद गति करता है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि जीरो हो जाए, थोड़ा बहुत तो हवा का जो घनत्व है वह दबाव डालता है गेंद के गति पे, तो थोड़ा बहुत रुकते रुकते वो कुछ दूर जाते जाते क्या होता है, हवा के प्रेशर के कारण धीरे धीरे उसकी गति कम होती है, बल लगता है और वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला नियम है। अब इसके देखिए आप देखेंगे उदाहरण क्या क्या है, देखिए व्यवहारिक उपयोग, देखिए व्यवहारिक उदाहरण, देखिए जड़त्व नियम के व्यवहारिक उदाहरण, देखिए हम देखेंगे भैया जड़त्व नियम के व्यवहारिक उदाहरण। ठीक है, उदाहरण मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना भैया, नए जमाने के बच्चे हैं, एग्जाम्पल समझते होंगे ना, उदाहरण मतलब वही है एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए क्या क्या उदाहरण है जड़त्व नियम के। देखिए पहला तो यह है कि हम देखेंगे मेज पर रखी पुस्तक, मेज पर रखी पुस्तक। अब देखिए भैया मेज पर रखी पुस्तक क्या होती है, मेज पर ही पड़ी रहती है, कब तक पड़ी रहेगी, जब तक कि हम उसे उठाकर दूसरे जगह न रखें, उस पर बल न लगाए, या तो बहुत तेज कभी आंधी तूफान आए तो उसके हवा से उड़कर इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, नहीं तो वो उसी मेज पे ही पड़ा रहेगा जब तक कि उस पर बाहर से बल नहीं लगेगा, वो मेज पर ही पड़ा रहेगा। तो ये क्या करता है, जड़त्व के नियम का पालन करता है, उसका एक उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या है, देखिए पृथ्वी पर गति करती गेंद। देखिए गेंद भी क्या होता है, गति करती रहती है, जब उस पर कोई बाहर से बल लगता है तब रुकती है। जैसे आप कभी देखें मिट्टी वाले फर्श पर अगर गेंद को हम फेंकेंगे तो जल्दी रुक जाता है, अब वही थोड़ा सा क्या हो, अच्छे से ईंट उट बिछाया हो तो थोड़ा दूर जाता है, एकदम प्लेन हो, प्लेन एकदम बढ़िया से हो भैया, उस पर आप करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि क्या किया गया है, टाइल्स लगाया गया, एकदम पोछा मारा गया है, उस पर तो और तेज जाता है और दूर तक जाता है, क्योंकि घिसता नहीं है, उस पर घर्षण बल फिसल जाता है, घर्षण बल कम रहता है, तो जब तक घर्षण बल नहीं लगता है तब तक वो गेंद रुकती नहीं है, चलती रहती है पृथ्वी पे। ठीक है, अब देखिए अब हम देखेंगे जड़त्व, अब हम क्या देखेंगे भैया, जड़त्व देखेंगे। ठीक है, अगला हमारा देखिए हेडिंग रहेगा जड़त्व। जड़त्व देखिए भैया जड़त्व क्या होता है, जड़त्व बहुत सिंपल सा है भैया, अगर कोई आपकी चीजें लेना चाहेगा, अभी खरीद के ला रहे हैं आप कॉपी किताब पेन, और कोई दूसरा उसको जबरदस्ती लेना चाह रहा है, क्या दे देंगे तुरंत, हो सकता है आप कमजोर पड़ जाएंगे, दे देंगे, बट आसानी से तो नहीं देंगे कि तुरंत उसके कहते ही बस दे ही दे सब, क्या करेंगे आप उसका विरोध करते हैं, नहीं देना चाहते हैं ना, और खास करके जब आपको पसंद हो बहुत ज्यादा,
तो देना नहीं चाहते हैं। तो कोई भी वस्तु होती है वह अपने स्थिति परिवर्तन का, अपने आकार परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इसी विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व। अब जैसे पेन है, इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो तुरंत नहीं टूट जाएगा, थोड़ा देखिए बल लगाया नहीं टूटा, और इसको और ज्यादा बल लगा के तोड़ना होगा हमें। तो बल लग रहा है ना, क्योंकि यह पेन क्या कर रहा है, टूटने का विरोध कर रहा है। बेचारा जब थक हार जाएगा, ज्यादा बल लगा देंगे, जितना इसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा बल लगा देंगे तो फिर टूट जाएगा। लेकिन जब तक इसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, तब तक तो विरोध कर रहा है। तो इसी विरोध करने का जो गुण है, इसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो हम देखिए कहेंगे जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। जो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है वह क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु में उसके स्थिति परिवर्तन करने का जो विरोधी गुण होता है, वही गुण क्या कहलाता है भैया, वही गुण हमारा जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है। अब जड़त्व देखिए दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व क्या होते हैं, देखिए दो प्रकार के। हम लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। जड़त्व क्या होता है भैया, दो प्रकार का होता है। पहला देखिए विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। दो ही होगा ना यार, कि तीन होता है। एक विराम का जड़त्व है और एक गति का है ना, दो ही करते हैं अभी। गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, ठीक है। दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से। वैसे कहीं कहीं पे दिशा का भी बताया जाता है, बट वो अभी आपके 9th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दो ही आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, एक विराम का जड़त्व पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है, गति का जड़त्व। ठीक है। मैं देखिए पहले दोनों को ना एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको समझा देता हूं। हो सकता है लिखने की जरूरत न पड़े, बट फिर भी लिख देंगे। विराम का जड़त्व देखिए क्या होता है, जब कोई वस्तु क्या होता है, एक जगह स्थिर होता है शांतिपूर्वक, और हम उसके स्थिति में परिवर्तन करते हैं, मतलब उसे विरामावस्था से गति में लाने का प्रयास करते हैं, तो हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। वह वस्तु विरामावस्था में से गति में जाने के लिए विरोध करती है। तो यही जो विरोधी गुण होता है, यह क्या कहलाता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। और कोई वस्तु क्या होती है, गति कर रही है, और गति करते समय जब उसको रोकना चाहते हैं तब भी वह विरोध करती है, तो इस विरोधी गुण को क्या कहते हैं, गति का जड़त्व। एक विराम का जड़त्व है और एक क्या है, गति का जड़त्व है। क्लियर है। तो चलिए हम देख लेते हैं भैया विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, दोनों को देख लेते हैं। देखिए पहले हम लिख लेते हैं भैया विराम का जड़त्व। क्या देख लेते हैं, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। अब देखिए विराम का जड़त्व क्या होता है भैया, देखिए किसी वस्तु के विरामावस्था में, ठीक है, किसी वस्तु के विरामावस्था में स्थिति परिवर्तन का विरोधी गुण विराम का जड़त्व कहलाता है। विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है। जो विरोधी गुण होगा वह क्या कहलाएगा, विराम का जड़त्व कहलाएगा भैया। अब हम दूसरा देखते हैं, देखिए गति का जड़त्व। दूसरा क्या रहेगा, देखिए भैया गति का जड़त्व।
गति का जड़त्व। देखिए गति के समय जो उसमें उत्पन्न होगा, गति के कारण, देखिए वस्तु की गति के कारण उत्पन्न जड़त्व गति का जड़त्व कहलाती है। गति का जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती भैया? गति का जड़त्व कहलाती है ना। गति के समय जो उसमें जड़त्व रहता है वो गति का जड़त्व कहलाता है। अब देखिए यहां पर हम उदाहरण देख लेते हैं, व्यवहारिक उदाहरण ना। देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक दो दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं, ठीक है। देखिए वाहन के अचानक चलने पर यात्री का पीछे झुकना, ठीक है। और क्या हम देखिए लिख सकते हैं भैया, एक देखिए हम और लिख सकते हैं कि वाहन के अचानक रुकने पर यात्री का आगे झुकना, ठीक है। जब वाहन क्या होता है, अचानक से चलता है, रुका है, उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाहन भी विरामावस्था में है और यात्री भी विरामावस्था में है। जब हम वाहन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन से जो फोर्स मिलता है वाहन को मिलता है, वाहन को बल मिलता है, वह तो गति अवस्था में आ जाता है। लेकिन उसमें जो यात्री बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हम लोगों पर फोर्स नहीं लगता है, तो हम लोग पीछे ही रहना चाहते हैं विरामावस्था में। वाहन आगे बढ़ जाता है, हम पीछे रह जाते हैं, हमको लगता है कि हम पीछे की तरफ झुक गए हैं, गिर गए हैं, ठीक है। और जब अचानक से चल रहा है तो हम भी गति अवस्था में है, वाहन भी है। अचानक से जब ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो ब्रेक केवल गाड़ी पर लगता है, गाड़ी तो रुक जाता है, लेकिन हम पर ब्रेक तो नहीं लगा, हम लोग गति में ही रहना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा आगे खिसक जाते हैं, वाहन पीछे हो जाता है और लगता है कि हम आगे की तरफ गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते का गिरना, देखिए हम ये भी कर सकते हैं, पेड़ से पत्ते या फल का गिरना, ये भी देखिए उसी का है उदाहरण ना। जब टहनी डाली इधर उधर होती है तो क्या होता है, उसमें जो फल और पत्ते लगे होते हैं वो अपना स्थान नहीं बदलते, वो गिर जाते हैं, उनसे संपर्क हट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे देखिए अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखिए हमारा क्या है भैया, देखिए रेखी संवेग देखना है हमको। क्या देखना है भैया? रेखी संवेग। देखिए अगला एडिंग है भैया हमारा रेखीय संवेग। रेखी संवेग क्या होता है भैया? देखिए देख लेते हैं रेखी संवेग। चलिए तो देखिए रेखी संवेग ना भैया, रेखी संवेग देख लेते हैं। देखिए भैया रेखी संवेग क्या होता है, देखिए गतिमान वस्तु के अब गतिमान वस्तु है, इसको शक्तिमान मत समझ लेना। गतिमान वस्तु के देखिए द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है भैया? का गुणनफल संवेग कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है भैया?
संवेग कहलाता है ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं भैया, एक छोटा सा इसी पे ना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन साथ में समझना अच्छा है। ठीक है, एक मिनट, इतना का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐस कर दे डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या होता है भैया, देखिए 5 किग्रा द्रव्यमान का पत्थर, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। ठीक है भैया, कर रहा है। इसका संवेग ज्ञात कीजिए, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। चलिए भैया हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम लोग कम से कम संवेग का ही पता लगा दें, और हनुमान जी तो पूरा सीता का पता लगा दिए थे, इधर बस संवेग का पता लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें द्रव्यमान दिया है, ये जो द्रव्यमान दिया है इसको हम व्यक्त करते हैं किससे, यम से व्यक्त करते हैं, मास हो गया। और है जो वेग दिया है ना मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग होता है भैया, वेग का मात्रक होता है, लिखा है। अब देखिए P बराबर क्या होता है, सीधे सीधे यम भी हम लोग लिख देंगे 5 गुणे 10, तो ये आ जाएगा कितना, 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया संवेग, क्या हो गया, 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो गया भैया, सिंपल सा मात्रक 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो गया। रेखी संवेग का मात्रक हो गया, रेखी संवेग पर सवाल भी हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम ना, बल का नियम, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम देखेंगे भैया। अब हम देखेंगे, देखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। और ये देखिए जो द्वितीय नियम है ना, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लिखे हैं बल का नियम। किसका नियम भैया, बल का नियम। चलिए भैया द्वितीय नियम क्या है, देखिए बल का नियम। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसके द्वितीय नियम की बात करें, तो देखिए द्वितीय नियम यह है हमारा कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है उसके संवेग परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन के समय दर के क्या होता है भैया, बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है। तो हम देखिए लिखेंगे किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में संवेग परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है, समय दर के क्या होता है, बराबर होता है भैया। तो देखिए सिंपल सा आ जाएगा, एकदम सस्ता नियम। देखिए 2 रुपया में F बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा P अपान डेल्टा T। हम इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए
F इज इक्वल P2 माइनस P1 अपान डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए P2 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, P2 को लिख सकते हैं एम भी अंतिम वेग है, देखिए हम क्या लिख सकते हैं एम भी माइनस एम यू अपान डेल्टा टी, यही आएगा ना। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल, यम कामन कर लें, v माइनस यू अपान डेल्टा टी। अब देखिए ये वेग परिवर्तन का समय दर किसके बराबर होता है भैया, वेग परिवर्तन का समय दर त्वरण के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा एफ बराबर एम ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम ए, मतलब वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह क्या होता है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम होता है भैया, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक है, चलिए एक सवाल देख लेते हैं, इस पर भी हम लोग एक सवाल कर लेते हैं भैया। क्या सवाल कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक देख लेते हैं, क्या है भैया, देखिए किसी 2 किग्रा द्रव्यमान की गेंद में 2 किग्रा द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर प्रति सेकेंड से, देखिए 2 किग्रा द्रव्यमान का एक क्या है गेंद है, और इसमें 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, ठीक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए का त्वरण, इतना त्वरण कार्य करता है ना, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए भैया, आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यम का मान तो दे दिया है 2 kg और ए का मान दे दिया है, कितना दे दिया भैया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए यह बराबर क्या होता है, देखिए यह बराबर यम ए और ये 2 गुणे 8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं 16 न्यूटन लिख सकते हैं ना। बल का मात्रक हम लोग पढ़े थे न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दोनों बल का मात्रक होता है, चाहे ये लिख दीजिए चाहे वो लिख दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, चलिए भैया अब हम देख लेते हैं बल का आवेग। अगला हमारा टॉपिक क्या है, देखिए बल का आवेग है, क्या है भैया बल का आवेग। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक देखिए वो क्या है, देखिए बल का आवेग। बल का आवेग, बल का आवेग देखिए क्या होता है भैया, बल और समय के गुणनफल को, ठीक है बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग। देखिए यदि कोई बल अति सूक्ष्म का मतलब क्या होता है भैया, बहुत कम अति सूक्ष्म समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाए तो, ठीक है अति सूक्ष्म समय के लिए वस्तु पर लगाया जाए तो बल तथा समय के गुणनफल को
बल का आवेग कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं भैया। तो देखिए बल का आवेग देखिए आई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एफ डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक क्या रहेगा, देखिए मात्रक देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा भैया, बल का आवेग आ गया। ठीक है, अब देखिए बल का आवेग, बल का आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन। ये याद रखिएगा कि बल के आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध क्या होता है। देखिए बल का जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। कहां से आया देखिए, इसको समझने के लिए देखिए अभी हम पढ़े आई बराबर क्या पढ़े, एफ डेल्टा टी, और एफ बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। तो देखिए आई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा पी आ जाएगा। मतलब आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग क्या होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग क्या होता है भैया, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो बल का आवेग हो गया। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं भैया। ठीक है, एक प्रश्न भी इस पर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है, देखिए प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें दिया है 4 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु में, मान लीजिए दे दिया 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में, ठीक है। देखिए 4 किलोग्राम की द्रव्यमान है, इस वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग परिवर्तन, 5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन होता है। और कितने समय में होता है भाई, वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक, देखिए वेग परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें आवेग ज्ञात कीजिए, आवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आवेग क्या रहेगा देखिए भैया। अब चलिए देखिए यहां पे देखिए हमको दे दिया यम का मान कितना दे दिया भैया, 4 किलोग्राम दे दिया। क्या दे दिया है, 4 किलोग्राम यम का मान। और देखिए वस्तु में देखिए क्या दे दिया, v का मान कितना दे दिया, देखिए v का मान देखिए 5, डेल्टा v डायरेक्ट कर देना, डेल्टा v का मान कितना दे दिया है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आवेग आई बराबर क्या रहता है भैया, आवेग आई बराबर देखिए डेल्टा पी होता है ना, हम लोग देखिए पढ़े हैं। संवेग बल का आवेग क्या होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। अब संवेग परिवर्तन को हम देखिए क्या लिखेंगे, m, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, P2 माइनस P1 पहले लिख दे। अब देखिए ये आ जाएगा mv माइनस mu, या तो हम देखिए ऐसे कर दे भैया m v2 माइनस mv1 कर सकते हैं। यम को कॉमन कर ले, क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, तो ये आ जाएगा देखिए m डेल्टा v, m का मान कितना है 4, डेल्टा v का मान, डेल्टा v रहेगा ना भाई, डेल्टा v का मान कितना दे दिया देखिए 5, कितना आ जाएगा 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा भाई। देखिए सिंपल सा है, देखिए डेल्टा v का मान दिया था, ये होता है संवेग परिवर्तन के बराबर। संवेग परिवर्तन मतलब बाद के संवेग में से शुरू का संवेग घटा देंगे, मतलब mv2 माइनस mv1, यम को कॉमन कर लो, v2 माइनस v1 मतलब वेग परिवर्तन हो गया। वेग परिवर्तन का मान 5 दिया है, सीधे सीधे रख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम देखेंगे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का नियम।
तो हम देखिए लिखेंगे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। क्या लिखेंगे भैया? न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम, इसको देखिए हम लोग कह देते हैं भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोल देते हैं भैया? देखिए क्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर इसको हम देखिए सिंपल भाषा में समझाएं तो क्या होता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। अब वो गांधी जी वाला समय नहीं है कि आप एक लोग को मारेंगे तो वो फिर से दूसरा गाल आगे करेगा कि फिर से मारिए एक थप्पड़। वो आपको उल्टा मारेगा, 2 थप्पड़ बढ़कर मार सकता है, लेकिन यह कि एक्चुअल अगर वो 2 थप्पड़ मारेगा तो फिर आप एक मारेंगे, पूरा करेंगे। ये आजकल के झगड़े में यही होता है ना, कोई भी काम हो बराबर होना चाहिए, बराबर जब तक नहीं हुआ तब तक वो चलता रहेगा मसला। तो वही चीज है। देखिए यदि एक वस्तु, इस नियम के अनुसार यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। क्या करती भैया? विपरीत, एक मिनट यार, विपरीत दिशा में लगाती है ना, विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। इसके कुछ उदाहरण है, देखिए व्यवहारिक उदाहरण की अगर हम बात, देखिए क्या क्या होता है व्यवहारिक उदाहरण में। क्या है भाई? देखिए पहला देखिए व्यवहारिक उदाहरण क्या रहेगा। देखिए बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना, मतलब जब बंदूक से गोली चलता है तो बंदूक क्या होती है? थोड़ा सा पीछे झटका देती है, पीछे हटती है। क्यों? जितना बल लगाकर बंदूक गोली को आगे फेंकता है उतना ही बल लगाकर गोली बंदूक को पीछे ढकेलती है। इसलिए अब जब गोली चलाने पर क्या होता है? बंदूक थोड़ा सा पीछे आता है, हल्का सा। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है भाई? देखिए दूसरा, देखिए नाव पर चढ़ते समय आप देखे होंगे, देखिए या तो हम ये देखिए लिख दें, तैरते समय पानी को पीछे की तरफ ढकेलना। देखिए जो तैराक होता है, तैरते हैं, वो पानी को हाथ या पैर से पीछे की तरफ करते हैं, ऐसे पीछे करते। जब वो पानी को पीछे करते तो ये जो पानी होता है ये इनको आगे की तरफ ढकेलता है। मतलब हम पानी को पीछे ढकेलेंगे, पानी हमको आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो ये आपका होता है कॉन्सेप्ट। और बहुत है, जैसे देखिए नाव पर चढ़ते समय या नाली ओली को डाकते समय क्या होता है? जो आदमी होता है वो देखिए पैर से जमीन को पीछे की तरफ ऐसे ढकेलता है, ऐसे आते हैं, ऐसे जमीन से पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो जमीन उनको आगे की तरफ धक्का देती है। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं उदाहरण। तो ये आपका देखिए हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। क्या हो गया भैया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत देख लेते हैं।
अगला देखिए हेडिंग हम लोग का रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत या नियम ना। देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। चलिए भैया रेखीय संवेग संरक्षण का नियम देख लीजिए क्या है। देखिए ये देखिए क्या होता है। देखिए जानते हैं यदि किसी वस्तु या निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु का जो कुल रेखीय संवेग होता है वह क्या होता है भैया, अपरिवर्तित रहता है, उसका संवेग परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देखिए कहेंगे यदि किसी वस्तु या निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो देखिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो देखिए वस्तु का कुल रेखीय संवेग क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। वस्तु का कुल रेखीय संवेग देखिए क्या होता है भैया, अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब देखिए डेल्टा पी हम करेंगे। देखिए डेल्टा पी इज इक्वल क्या होता है, 0। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखिए माना m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तु u1 व u2 वेग से गति कर रही हैं। ठीक है, गति कर रही हैं तथा टकराने के बाद इनका वेग v1 व v2 हो जाता है। टकराने के बाद इनका वेग क्या हो जाता है भैया, v1 और v2 हो जाता है। क्या हो जाता है, v1 और v2। तो देखिए हम यहां पे क्या कहेंगे, देखिए टकराने से पहले, देखिए टकराने से पहले संवेग P1 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये आ जाएगा। और टकराने के बाद संवेग, अगर टकराने के बाद हम देखें तो देखिए P2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 आ जाएगा। ये आ जाएगा ना, एक टकराने के पहले का संवेग रहेगा और एक टकराने के बाद का संवेग रहेगा। और देखिए संवेग संरक्षण से हम देखेंगे यहां पे, देखिए संवेग संरक्षण से अगर देखिए हम बात करते हैं संवेग संरक्षण की, तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो P2 माइनस P1 बराबर 0। तो यहां से मिल जाएगा P1 बराबर P2। मतलब हम लिख सकते हैं, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2
बराबर m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा। देखिए सूत्र, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि इसका संवेग बदलता नहीं है, टकराने के पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं भैया, एक सवाल देख लेते हैं। देखिए इस पे, ठीक है, क्या सवाल देखते हैं भैया, पहले हम सवाल ही लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ही पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं भैया। देखिए 20 किग्रा तथा 80 किग्रा द्रव्यमान के दो गोले, देखिए 20 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम के दो गोले क्रमशः, देखिए दो गोले हैं, एक का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और दूसरे का कितना है, 80 किलोग्राम है। ये क्रमशः 40 मीटर और 50 मीटर प्रति सेकेंड से, देखिए क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकेंड तथा 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं भैया, आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो अब बताइए, देखिए टकरा जाते हैं, ठीक है, और टकराकर संयुक्त होकर, देखिए यदि ये टकराकर संयुक्त हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, तब इनका वेग कितना होगा, चलिए भैया इनका वेग कितना होगा। देखिए हम लिखेंगे, देखिए वही करेंगे ना। देखिए m1 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए दे दिया, देखिए 20 किलोग्राम, और u1 बराबर देखिए दे दिया 40 मीटर प्रति सेकेंड, और देखिए यहाँ m2 बराबर दे दिया, देखिए 40 किलो, सही 80 है ना, 80 किलोग्राम, और u2 का मान दे दिया है -10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा भैया, -10 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब देखिए टकराने के, गलत लिख दिया यार, टकराने ना, टकराने से पहले संवेग बराबर क्या हो जाएगा, टकराने के बाद संवेग। ठीक है, टकराने से पहले संवेग और टकराने के बाद संवेग। टकराने से पहले देखिए क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर, ये जुड़ जाता है। देखिए टकराने के बाद दोनों जुड़ करके एक ही वेग हो जाएगा v। m1 का मान देखिए 20 है, गुणे 40 कर देंगे हम। क्या कर देंगे, देखिए 20 गुणे 40 और -80 गुणे 10, 20 गुणे 40 -80 गुणे 10। अब कहेंगे सर ये माइनस क्यों लगाए हैं, तो देखिए भैया कह रहा है दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, मतलब एक प्लस जाएगा तो दूसरा उसके विपरीत आएगा, उसकी ओर माइनस उल्टा आएगा। और देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 20 + 80 इंटू क्या हो जाएगा v। अब देखिए ये 800 जीरो बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू v, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 0। मतलब टकराने के बाद उनका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया, 0 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड।
तो ये देखिए हमारा था चैप्टर नंबर 1, ऐसा ही चैप्टर नंबर 2 था, क्या था, बल तथा गति के नियम। और पहला चैप्टर जो गति है उसका 1 शॉट हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे क्लास में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक भी दीजिए, या तो कोई टॉपिक है सर इसको और ऐसे एक्सप्लेन करिए, ऐसे कोई बात हो ना समझ में आए तो वो भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और फिर से कह रहे हैं, जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे भाई। बेल आइकन को देखिए ऑन करवाने का बस ये मतलब है कि हमारे और भी क्लासेस है, सभी सब्जेक्ट के चलते हैं, और क्लास चलने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब स्टार्ट होगा। आपको नहीं याद रहेगा तब भी वो आपको क्या करेगा, याद दिला देगा, और आप सारे क्लास रेगुलरली कर लेंगे, क्लास नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी लाइक नहीं किए क्लास को, लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो सभी से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।